हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपको पता है यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोस पढ़ रही हैं चैप्टर बैंकिंग की, जिसमें मैं आपका पार्ट नंबर 4 ले रही हूं, जिसमें हम कमर्शियल बैंक के काम कर रहे थे, जिसमें हमने 3 काम डिस्कस कर लिए थे सेंट्रल बैंक के, सॉरी कमर्शियल बैंक नहीं सेंट्रल बैंक के। आज हम सेंट्रल बैंक के बचे हुए काम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मीनिंग क्या है? अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता, जिनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता, तो वो थक हार कर कहाँ पे लोन लेने के लिए आती हैं? वो आती हैं सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने के लिए। ठीक है, और सेंट्रल बैंक जो है उनको बहुत सारे लालच दे के, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के उनसे उनको ज़्यादा लोन देंगी ताकि सेंट्रल बैंक को प्रॉफिट हो जाए, और जो कमर्शियल बैंक है उनसे लोन की मात्रा कम मांगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोन ज़्यादा देंगी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, तो इस तरीके से इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी में पैसा बढ़ा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक में पैसा बढ़ा तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ी तो कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन की स्थिति बढ़ जाती है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इट मीन्स दैट इफ़ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमेंडेशन फ्रॉम एनीवन, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती, इट्स अप्रोचेज, अप्रोच का मीनिंग होता है पहुंचना, द सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक के पास पहुंचती है, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो उसके पास सिक्योरिटीज पड़ी होती हैं वो उनको गिरवी रखती है सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक से लोन मांगती है। ठीक है, द कमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमर्जिंग द सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक जो है जब वो मतलब बहुत एमरजेंसी की कंडीशन में होती हैं, तो सेंट्रल बैंक ये एश्योर करती है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं क्या मार्केट को स्टेबल करने के लिए हेल्प कर रही हैं। देखो क्या क्या इंश्योर करती है सेंट्रल बैंक। पहला, दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, की जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है डजंट सफर एनी सेटबैक, की हमारी जो कंट्री की बैंक्स हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े, वो जैसे रेगुलर वर्क कर रही हैं उनको रेगुलर वर्क करना चाहिए। द मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल, की कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर वो लोन वगैरह ज़्यादा या कम दे रही है किसी कमर्शियल बैंक को, कहीं मार्केट की स्टेबिलिटी ना हिल जाए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कहीं चीज़ों के प्राइस कम या बढ़ ना जाएं, और ये डिपेंड करता है लोगों की डिमांड के ऊपर। अगर लोगों की डिमांड होगी ज़्यादा तो चीज़ों का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, अगर लोगों की डिमांड कम होती है तो चीज़ों का प्राइस कम कर दिया जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि लोग कितनी डिमांड बढ़ाएंगे, कि लोगों के हाथ में पैसा कितना है। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है तो वो डिमांड जो है अपनी बढ़ा देते हैं, अगर लोगों के हाथ में पैसा कम होता है तो डिमांड कम कर देते हैं। अब पैसा कब ज़्यादा होगा? जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, और कमर्शियल बैंक के पास कब पैसा ज़्यादा होगा? जब सेंट्रल बैंक उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल बैंक एक तरीके से हेल्प भी करती है, लेकिन वो चीज़ों का ध्यान भी रखती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हमें पता है कि हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ लेन देन होता है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो जो फॉरेन जो मतलब हमारे बाहरी करेंसी होती है वो किसकी कस्टडी में जाती है? वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी में जाती है, वो कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रख सकती। अगर मान लो कोई किसी पर्सन का अकाउंट है कमर्शियल बैंक के, अगर उसके अकाउंट में किसी बाहर वाले पर्सन ने $5000 डाल दिए, तो उसका पूरा सीधा रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाता है कि फलाने बंदे के अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करती है? तो बैंक उसके रिकॉर्ड के आधार पर कमर्शियल बैंक को सूचित कर देती है कि इस पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं और हमें ये चाहिए भी, हमारे पास ये पहुंचने चाहिए कि आप इसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। इस तरीके से एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इज अ कस्टडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स, जो करेंसी
फॉरेन में ट्रेड करने के लिए चाहिए उसकी कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास होती है। इट आल्सो एक्साइज मैनेजिंग फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी करेंसी की कीमत है वो कभी कम या ज़्यादा ना हो। हमें पता है कि $1 की कीमत हमारी करेंसी के मुकाबले, मतलब हमारी करेंसी जो है $1 के मुकाबले कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। मतलब कभी 40 रुपीज़ हो गए, कभी 50 हो गए, कभी 60 हो गए, तो उसको बोलते हैं फ्लोट करना। फ्लोट का मीनिंग है तैरना, आपको पता ना, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको करते हैं फ्लोट करना। तो जो वो जो सेंट्रल बैंक होती है वो इसको कंट्रोल करती है कि हमारी करेंसी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं ऊपर कहीं नीचे ना हो, वो एक जगह पर स्थित रहे। ठीक है, अगर $1 की कीमत 50 है तो वो 50 रखने की ही कोशिश करेगी, कहीं ये बढ़ ना जाए, तो इसको फ्लोटिंग बोलते हैं, या ये कीमत कम ना हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो मैनेजिंग फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फॉर एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पैसे की कीमत जो है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करती है। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये देखो, जो बाहरी करेंसी है उसके साथ एक्सचेंज होता है हमारी करेंसी का, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। विद एन व्यू ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी, और इसको अचीव करने की कोशिश करती है हमारी सेंट्रल बैंक की हमारी कंट्री की करेंसी में स्टेबिलिटी रहे। अब देखो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है, मान लो एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, ए ने बी को चेक दे दिया, बी ने ए को चेक दे दिया। अब इन दोनों बैंक का अकाउंट कहाँ पे होगा, सेंट्रल बैंक में, क्योंकि बैंक्स का अकाउंट हमेशा सेंट्रल बैंक में होता है और हम जैसे आम कस्टमर्स का अकाउंट इन कमर्शियल बैंक्स में होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन। हम फंक्शन को समझने के लिए एग्जांपल देते हैं। सपोज बैंक ए है, वो एक चेक लेती है, कहाँ से, 10,000 का बैंक बी से लेती है, और बैंक बी जो है 15,000 का बैंक ए से लेती है। दोनों बैंक एक दूसरे को इशू कर देती हैं चेक। ए एंड बी हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। दोनों का अकाउंट कहाँ पे है, सेंट्रल बैंक में है, और दोनों का जो चेक है वो कहाँ पे जाएगा, वो सेंट्रल बैंक में जाएगा। तो इसको दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनके लिए क्लियरिंग हाउस का काम करती हैं। ठीक है, उन दोनों का जो भी ज़रूरतें होती हैं, कमर्शियल बैंक की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सेंट्रल बैंक ही करती है। अब देखो आगे है क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हो जाए या पैसा कम हो जाए, या ऐसे कर दो कि लोगों के हाथ में, मैं से अभी आपको बता चुकी हूँ पीछे भी कि कमर्शियल बैंक जो है पैसा सेंट्रल बैंक जो है, जब उसको लगता है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो रहा है या पैसा कम हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक कुछ चीज़ों को कंट्रोल करती है, और जो इकोनॉमी में पैसे की कीमत होती है या पैसे की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। देखो, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कर्जे की मात्रा को सीमित करना है। कर्जा ज़्यादा मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा, मतलब खर्चा ज़्यादा, मतलब डिमांड ज़्यादा, मतलब सप्लाई ज़्यादा मांगेगी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन एकदम से सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती लोगों की डिमांड के मुकाबले। और लोग क्या करने लगेंगे, दुकानदार जितनी उनके पास चीज़ है उसको महंगा करके बेचने लगेंगे। ठीक है, तो इससे उनको तो प्रॉफिट होगा लेकिन कंट्री को लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। ये देखो, इससे मनी की सप्लाई बड़ी और कम हो जाएगी इकोनॉमी में। ऑन रेगुलेटिंग द, इससे क्या होगा, कीमतें हिल जाएंगी। अगर कीमतें हिलेंगी तो इक्विलिब्रियम हिल जाएगा। आपको पता है, आपने +1 में ये चीज़ पढ़ी हुई है, कहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। तो डिमांड और सप्लाई तो इक्वल रहने नहीं वाले। अगर लोगों की डिमांड ज़्यादा हुई तो लोग सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतनी सप्लाई कम है। और इस गैप को कैसे पूरा करेंगे दुकानदार, वो क्या पूरा करेंगे, वो प्राइस बढ़ा देंगे, है ना, चीज़ों के प्राइस बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, स्टेबिलिटी इकोनॉमी की हिल जाएगी। तो कमर्शियल बैंक जो है उनके ज़रिए सेंट्रल बैंक ध्यान रखती है कि कहीं उनको पैसा ज़्यादा प्रोवाइड या कम प्रोवाइड करके, CRR बढ़ा के या कम करके वो कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पा सकती है।
ठीक है, वो कंट्रोल करेगी CRR। अगर इकोनॉमी में पैसे की कीमत बैंक को लगता है कि बढ़नी चाहिए, कि पैसा बढ़ना चाहिए, तो CRR कम कर देती है सेंट्रल बैंक। अगर इकोनॉमी में लगता है कि सेंट्रल बैंक को कि पैसा नहीं इतना लोगों के हाथ में, अच्छा पैसा लोगों के हाथ से वापस लेना, मतलब ऐसे बोलो कि मुंह लगी चीज़ को छीन लेना, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, CRR बढ़ाने का हुक्म दे देती है कमर्शियल बैंक को कि उनके परसेंटेज का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखो। अगर ज़्यादा रखोगे तो इससे वो क्रेडिट ज़्यादा करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा तो इससे SLR बढ़ेगी, इससे अलग अलग चीज़ें बढ़ेंगी, जिसका प्रॉफिट सीधा किसको होगा, सेंट्रल बैंक को होगा। लोगों के हाथ से पैसा कम होगा, पैसा ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके साथ ही बेटा थैंक यू। इसके साथ ही आपके कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जो है, मतलब उनके वर्क डन हो चुके हैं, उनके नहीं मतलब सेंट्रल बैंक के वर्क डन हो चुके हैं कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए भगवान का काम करती है और गिरती हुई बैंक को कैसे सेंट्रल बैंक सहारा देकर संभाल लेती है। इसके साथ ही थैंक यू बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।